Good morning, all students. Today I discuss SEM 2 students Indian Economics. Then topic औद्योगिक नीति। इसके पहले क्लास में मैंने पहली औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा की थी कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। उसके बाद आज हम इस टॉपिक में दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 के पश्चात देश के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनके कारण एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 अप्रैल 1956 को भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें कि इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे कि औद्योगिकरण की गति में तीव्र वृद्धि करना, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े उद्योगों का विकास एवं विस्तार करना, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार करना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विस्तार करना, एकाधिकार एवं आर्थिक स्तर के संकेंद्रीकरण को रोकना। एकाधिकार और आर्थिक स्तर मतलब कि एकाधिकार किसी एक के हाथों में उद्योग को जाने से रोकना, ये दूसरी औद्योगिक नीति की विशेषताएं थी। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, आय तथा धन के वितरण की असमानता को कम करना, श्रमिकों को कार्य की दशा में सुधार करना, औद्योगिक संतुलन स्थापित करना, श्रम प्रबंधन एवं पूंजी के संबंध में मधुर संबंध स्थापित करना, ये थी औद्योगिक नीति की विशेषताएं। अब था कि औद्योगिक नीति 1956 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। जो ऊपर आपने देखा औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य थे, तो ये आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है कि 1956 के औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य हैं। तो इसको आप उद्देश्य में लिख सकते हैं कि 1956 की औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है 10 हैं। यह एक लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। अब आता है कि औद्योगिक नीति 1956 की क्या मुख्य विशेषताएं थी। तो इसकी पहली विशेषता थी उद्योगों का वर्गीकरण। जैसा आप देख रहे हैं इस पहली विशेषता में उद्योगों का वर्गीकरण में उद्योगों को 3 भाग में विभाजित कर दिया गया था। पहला, वे उद्योग जिनके निर्माण का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य पर होगा। दूसरा, वो उद्योग जिनकी नवीन इकाइयों की स्थापना साधारणतः सरकार करेगी, लेकिन निजी क्षेत्र से आशा की जाएगी कि वह इस प्रकार के उद्योग के विकास में सहयोग दे। तीसरा, शेष सभी उद्योग जिनकी स्थापना और विकास सामान्यतः निजी क्षेत्र के अधीन होगा। इस नीति में उद्योगों का वर्गीकरण 3 अनुसूची में किया गया। उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला, जिनका पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा। दूसरा, जिनका स्थापना तो सरकार करेगी, लेकिन राज्य निजी सहयोग की आवश्यकता होगी तो ली जाएगी, विकास का सहयोग करेगा। तीसरे में जो उद्योग आया उसको 3 सूची में बांट दिया गया। जैसे अनुसूची क में बांटा गया 17 ऐसे उद्योग शामिल किए गए जो कि हैवी मशीनरीज थे, जिनका उद्देश्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करना, जिसको सरकार अपने अधीन रखी। दूसरा था अनुसूची ख, जिसमें कि इस वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनके विकास पर राज्य उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी, अतः सरकार इनकी नई इकाइयों की स्थापना तो करेगी, लेकिन उम्मीद करेगी कि निजी क्षेत्र भी इसमें सहयोग करे। इसमें 12 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें खनिज उद्योग, एल्युमिनियम, अन्य औद्योगिक सामान जो आप दिखाई दे रहा है आपको, वो सारे 12 उद्योग इस अनुसूची ख में शामिल किया गया। अनुसूची ग में शेष उद्योगों को शामिल रखा गया जिनके विकास व स्थापना का कार्य निजी और सहकारी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया, परंतु इसमें भी सरकारी नियंत्रण और नियमन की व्यवस्था की गई। ये तो इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता थी कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया गया। इस औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण विशेषता यही रही कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और लघु एवं कुटीर उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ाने की आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए सरकार ने इस नीति में बड़े पैमाने में उत्पादन की मात्रा सीमित करके उनके प्रति विभेदात्मक कर प्रणाली अपनाकर तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों
प्रत्यक्ष सहायता देकर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसमें सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट सहायता देकर उनके विकास को प्रोत्साहित किया। तीसरी इसकी विशेषता थी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सेक्टर जब तक मिल के काम नहीं करेगा तब तक किसी भी देश की औद्योगिक विकास की संभावना नहीं की जा सकती है। इसलिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी और इसकी मुख्य विशेषता थी 1956 की औद्योगिक नीति की कि इसमें दोनों क्षेत्र आपस में मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार, इसकी चौथी विशेषता थी कि निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार। इसमें यह इस बात का ध्यान रखा गया कि निजी क्षेत्र भी आर्थिक विकास में सहयोग देती है, इसलिए उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा बल्कि न्यायपूर्ण ढंग से उसका विकास किया जाएगा। इसकी पांचवी विशेषता थी कि संतुलित औद्योगिक विकास। इस नीति में स्पष्ट किया गया कि सरकार उद्योग एवं कृषि का संतुलित एवं समन्वित विकास करके और प्रादेशिक विषमताओं को समाप्त करते हुए संपूर्ण देश के निवासियों को उच्च जीवन स्तर देने का प्रयास करेगी। इसकी छठवीं विशेषता थी तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं। इस नीति में इस बात को स्वीकार किया गया कि औद्योगिक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों की मांग बढ़ जाएगी, जिसके लिए सरकार निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई तथा व्यावसायिक प्रबंध प्रशिक्षण सुविधाओं को विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों के विस्तार हेतु अतः प्रबंधकीय और तकनीकी कैडर की स्थापना की गई। मार्जिनल एंड टेक्निकल कैडर की स्थापना की गई। यह इसकी छठवीं विशेषता में शामिल है, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाओं का विस्तार। इसकी सातवीं विशेषता थी औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण। इन तीनों में औद्योगिक संबंध को अच्छे बनाए रखने के लिए श्रमिकों को आवश्यक सुविधाओं एवं प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। कार्य दिशाओं में सुधार तथा उत्पादकता पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस नीति में उद्योगों के संचालन में संयुक्त परामर्श को प्रोत्साहित करने को भी कहा गया। अतः औद्योगिक शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया था। इस तरह से आपने देखा कि 1956 की औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य थे और इसकी क्या विशेषताएं थी। ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकता है कि राष्ट्रीय 1956 की भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आपने इसकी विशेषता देख लिए। इसके उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य भी देख लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो उत्तर उसका होगा कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई। किसके शासन काल में की गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासन काल में इसकी दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके इतने 10 आपके ऑब्जेक्टिव हैं और इसके बाकी विशेषताएं हैं जो आप इस नोट्स में देख रहे हैं।